Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and well. जी हाँ, you are giving your best for your preparation of examination. So you are connected with your favorite YouTube channel परीक्षा एक्सपर्ट with me यानी अविरल विश्वकर्मा। यहाँ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की करंट अफेयर्स के जो रेगुलर बेसिस पे मैं लेके आता हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट घटनाक्रम जो आने वाले एग्जाम्स में प्रश्नों का हिस्सा बनने वाले हैं। जी हाँ, बट एक बार और आपको बता दूं मैं कि कम से कम आपके पास पेपर और पेन उपलब्ध होना चाहिए ताकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो इजीली आप नोट डाउन करते चलें ताकि आने वाले टाइम में उसके रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स उपलब्ध हों। क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको रेगुलर बेसिस पे आपका जो पोर्शन है स्टैटिक जीए का वो भी मैं बताता चलता हूँ। तो इसके लिए मस्ट है कि आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठें। अगर मैप है आपके पास तो मैप जरूर लेके बैठें, हो सकता है पॉसिबल हो तो, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ में आएंगी आपको मैप के थ्रू। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ अगर बात करें, हम देखें आपको इमेज दिख रही होगी कुछ ऐसी, जहाँ पे एक न्यूज़ अभी आई थी, बड़ा घटनाक्रम हुआ था। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ? रिसेंटली इन एलजी पॉलीमर प्लांट इन विशाखापत्तनम विच टॉक्सिक गैस है वाज रिलीज्ड? जी हाँ, ये क्वेश्चन अभी भी घटना हुई थी जो उस पे बेस्ड है। उस पे जो क्वेश्चन बन सकता था उसको मैं लेके आया हूँ और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ लेके आया हूँ। तो जी हाँ, इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो है स्टाइरिन गैस। जी, स्टाइरिन गैस थी वो जो लीक हुई थी अभी विशाखापत्तनम में एक प्लांट में। अब प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हम लें तो आपको बताएं कि वो जो प्लांट था वो क्या था, कहाँ का था, ये सारी चीजें जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करते चलिए। तो डिटेलिंग की बात करें तो विशाखापत्तनम एलजी पॉलीमर्स गैस लीकेज थर्सडे इन इंसिडेंट evoked memories of भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984। जी हाँ, बिल्कुल 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी, जहां यूनियन कार्बाइड कंपनी में एक गैस रिसाव हुआ था, केमिकल रिसाव हो गया था, लीकेज हो गया था और हजारों लोग मर गए थे। बड़ी दर्दनाक घटना थी, बड़ी दर्दनाक मौत थी। उसको एक बार याद दिला दिया इस घटना ने, ये विशाखापत्तनम में वाइजाग में हुई है ये गैस लीकेज। बट हाँ, उतनी खतरनाक गैस ये नहीं थी, बट फिर भी गैस तो गैस ही होती है, खतरनाक थी। बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई लगभग। अभी तक जब तक मैं ये करंट अफेयर्स आपके सामने ले आ रहा हूँ, लगभग 11 लोगों की जान जा चुकी है इस गैस की वजह से और बहुत सारे लोग, लगभग हजारों लोग बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं इसके रिसाव की वजह से। सबसे बड़ी चीज ये है कि स्टाइरिन गैस है, ये गैस लीकेज द विशाखापत्तनम फैक्ट्री ऑफ एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, एलजी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। एलजी आपने नाम सुना होगा, बड़ा जाना माना नाम है उसका। एक ये ब्रांच है, उसकी एक कंपनी है जो स्टाइरिन गैस जहां पे रिसाव हुआ है विशाखापत्तनम की वाइजैग में। कंपनी की बात करें तो 1961 में ये हिंदुस्तान पॉलीमर नाम से बनी थी। बाद में 1997 में ये एलजी ने इसको अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर एलजी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड हो गया। साउथ कोरिया की कंपनी है एलजी, ये भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि ये साउथ कोरिया की कंपनी है एलजी आपकी, जिसने 1961 में बनी हिंदुस्तान पॉलीमर्स को अधिग्रहण किया है। अब बात करें अगर इसकी तो आगे इंफॉर्मेशन आपको दिखाएं। एलजी पॉलीमर्स इंडिया अर्लियर नोन एज हिंदुस्तान पॉलीमर, जो मैं आपको बता चुका हूं, आंध्र प्रदेश में थी ये। स्टाइरिन गैस का यहाँ पे रिसाव हुआ था। अब जाने थोड़ा सा आगे कि यहाँ पे होता क्या था। जी हाँ, इस गैस से बनाया जाता था पॉलीमर, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं बहुलक। जी हाँ, पॉलीमर यानी जैसे इससे बनता क्या था, प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं बनती थी, जैसे आपने देखा होगा शादियों में थर्माकोल के ग्लास, पत्तल वगैरह ये सब यूज करते हैं हम लोग, ये भी बनता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बड़े इलेक्ट्रिक आप जब इक्विपमेंट्स लेते हैं तो उसके आसपास थर्माकोल की कोटिंग होती है बगल, ताकि उसमें झटका ना लगे। जी हाँ, वो थर्माकोल जो होता है वो भी यही बनता था और इसकी स्टाइरिन और पॉलीमर से ही बनाया जाता था वो। ठीक है, गैस का जो प्रभाव हुआ, अचानक रात को 1 बजे के बाद के आसपास गैस रिसाव हुआ और कारण जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये है, कंपनी का कहना है कि पिछले 40 दिनों से ये बंद था जो हमारा प्लांट था, और उसमें जो गैसों का रिसाव इसलिए हुआ क्योंकि दबाव या केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ दबाव हुआ, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ। लोग आसपास जो लगभग 3-4 किलोमीटर का एरिया है वहां पे सुबह सुबह थोड़ी सी महसूस हुई गैस, क्योंकि ये गैस थोड़ी सी इस तरह धुंध की टाइप दिखती है, तो लोगों ने सोचा कि शायद सुबह सुबह धुंध होगी या धुआं कहीं उठा होगा, इसकी वजह से हुआ होगा। लेकिन जब लोग बेहोश होने लगे, पशु पक्षी बेहोश होने लगे, मरने लगे, तब लोगों को लगा कि नहीं नहीं ये तो कुछ प्रॉब्लम है। तो स्थानीय प्रशासन ने इसकी जानकारी ली और इस पर तुरंत एक्शन लिया गया।
बात करें एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये आरआर वेंकटपुरम में है, विशाखापत्तनम के वाइजैग में। और विशाखापत्तनम की बात करें तो आपको ये मैप दिखा दूं मैं, जहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं दूंगा, ये नोट डाउन जरूर करते चलें। कुछ देखो यहाँ पे पोर्ट्स हैं, लगभग इंडिया में 13 बड़े पोर्ट्स हैं, इसमें कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स, मुर्मुगोवा, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोचीन, और ये आपका चिदम्बरनार, जहां इसका तूतीकोरन पहले बोला जाता था, पहले तूतीकोरन के नाम से जाना जाता था, आज अब जो है इसका नाम बदलकर बीओ चिदम्बरनार कर दिया गया है। चेन्नई, एन्नौर, विशाखापत्तनम, पारदीप, कोलकाता, और ये पोर्ट ब्लेयर। ये टोटल 13 बड़े बड़े पोर्ट हैं हमारे, जहां से हमारा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है। तो इसमें से एक ये पोर्ट जो आपको दिख रहा है विशाखापत्तनम, ये है हमारा विशाखापत्तनम, ये पूरा आंध्र प्रदेश की सीमा है, यहाँ से आंध्र प्रदेश में ये होता है विशाखापत्तनम पोर्ट है, जगह है यहाँ पे वाइजैग में ये घटना हुई है, जो अभी स्टाइरिन गैस का जो अभी रिसाव हुआ है। ठीक है, ये नर्व सिस्टम पर प्रभाव डालती है स्टाइरिन गैस, यानी इंसान के नर्व सिस्टम जो है हमारा उस पर प्रभाव डालती है। तो काफी सारे लोग चलते चलते रोड पे ही बेहोश होने लगे। तो ये सारी चीजें पता चली और तुरंत एक्शन में पुलिस आई, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, बाहर लाया गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपको दिखा दिया मैंने, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश का है। बॉर्डर्स बात करें आंध्र प्रदेश की तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये जो बॉर्डर्स दिखिए आपको दिख भी रहे होंगे, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो स्टेट्स हैं इनके ये बॉर्डर शेयर करता है। कैपिटल हैदराबाद है, इसकी गवर्नर बी हरिचंद्रन है यहाँ पे गवर्नर आंध्र प्रदेश के। और सीएम की बात करें यानी चीफ मिनिस्टर की तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी वाई एस जगनमोहन रेड्डी। कल भी मैंने आई थिंक इसकी बारे में बात की थी, हम लोग इसको बताया था, आज दोबारा रिपीट हुआ ये। तो रेगुलर अगर आप सेशन में रहेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी लगातार सेशन से, तो आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही दोबारा आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो अगली न्यूज की तरफ अगर हम चलें तो आप देखते हैं अगली न्यूज क्या है हमारे पास। टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स एंड टू एजुकेट यंगस्टर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 मई। जी हाँ, 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन आपके पास सामने है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ये 4 ऑप्शन में से आपको मैं बता दूं कि अभी अभी 7 मई को मनाया गया है हमारा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया है 7 मई को, जो हमने अभी मनाया। अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये है क्या। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 इज ऑब्जर्व ऑन 7 मई। कब हुआ था? 7 मई को, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बट इसके बाद इन्फॉर्मेशन और है कि द डेट इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, यानी कि ये डेट फिक्स नहीं होती है, कभी कभी ये बदल जाती है। ये तय कौन करता है ये डेट को बदलना कब होना है? ये करता है IAAF। जी हाँ बिल्कुल, IAAF जो है आपका ये तय करता है कि ये डेट कौन सी होगी और हम कब मनाएंगे। मोस्टली ये मई मंथ में ही होता है। बट IAAF की बात करें तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आप एक बार नोट कर लीजिएगा इसको, इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन। जी बिल्कुल, हाँ ये क्या है, अब क्वेश्चन बनता है, आप पूछोगे सर ये है क्या IAAF? तो इसके बारे में आपको बता दूं मैं कि IAAF हमारा जो इंटरनेशनल लेवल का एथलेटिक्स का गवर्निंग बॉडी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे गवर्न करती है। अब आप पूछोगे कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये गवर्न करती है तो ये स्टैब्लिश कब हुई? जी हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा। इसको फाउंड किया गया था 1912 यानी कि 1912 में, 17 जुलाई 1912 को इसको फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, और स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया था। जी हाँ बिल्कुल। अब क्वेश्चन बनता है कि भैया IAAF तो इंटरनेशनली जो है गवर्न करती है, बट क्या ऐसा है कि एथलेटिक्स में इंडिया में भी कोई गवर्न करता है? जी हाँ बिल्कुल। इंडिया का जो है AFI यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में इन एथलीट्स को गवर्न करती है, इनके मैचेस को जो देखती है कहाँ कैसे होना है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ है AFI का, आप नोट डाउन करते जाइएगा। मैंने बताया था आपको कि स्टैटिक्स जीके गारंटीड आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा इस सेशन में। रेगुलर बेसिस पे आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को, सेशन को देखते रहिए, आप शेयर करते रहिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये चीजें कंफर्म हो पाए, वो जो आपको नॉलेज मिल रही है
वो बाकी लोगों के पास भी पहुंचे और ये लाइक करते जाएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस ले आते रहे। ठीक है, तो सेशन की तरफ चलते हैं। मैंने बताया था आपको कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। AFI यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में एथलेटिक्स को गवर्न करता है, स्टैब्लिशमेंट 1946 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिल गई है। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी। जी हाँ, PAC यानी कि पार्लियामेंट अकाउंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अब आपको पता होगा लोक लेखा समिति क्या है और इसके अध्यक्ष के रूप में अभी अभी किसे चुना गया हाल ही में। तो मैं बता दूं आपको कि आपने जाना माना नाम अधीर रंजन चौधरी का, अक्सर न्यूज में रहते हैं सर, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं और अक्सर न्यूज में रहते हैं अपनी कुछ बातों की वजह से या ट्वीट्स की वजह से। जी हाँ, तो इन्हें अपोजिशन के तरफ से ये हैं और इस समय चुने गए हैं PAC के अध्यक्ष। अब ये PAC है क्या एक्चुअल में? लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। हिस्ट्री की बात करें, जैसा मैं बता रहा हूं हमेशा कि आप नोट करते चलिएगा, हर करंट में आपको कई सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड मिलेंगे। तो 1921 यानी जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था, 1921 से ही इसके हमारे यहाँ लागू होने की बात होती, यानी ब्रिटिश शासन में भी PAC था यहाँ पे, यानी कि लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो यहाँ पे काम करती थी, उनको भी जरूरत होती थी इन सब चीजों की। तो 1921 में ही इसका ओरिजिन माना जाता है, बट लास्ट में हमारा जब रिपब्लिक हुआ, यानी कि हम जब आज़ाद हुए उसके बाद हमारा रिपब्लिक हुआ, संविधान बना, तो 1950 से भी हम इसे मान सकते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ जो मूल रूप से भारत में जो मूल रूप से चल रहा है वो 1950 से ये स्टार्ट हुआ। लोकसभा स्पीकर जो हमारे ओम बिरला जी हैं, उन्होंने इनको इलेक्ट किया है। एक मिनट आपको डिटेल थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं, बाकी चीजें बताता रहूंगा। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस लीडर ऑन लोकसभा, हैज बीन अपॉइंटेड अ चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी। He was appointed the chairman of the committee by Lok Sabha Speaker Om Birla. ठीक है, the PAC examines accounts showing on the appropriation of sums granted by the parliament। तो इसके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 1921 में स्टार्ट हो गया था, बट 1950 में चूंकि भारत गणतंत्र जो हमारा बना है वो, तो उसके बाद भी हम मान सकते हैं कि 1950 के बाद भी स्टार्ट हुआ था। PAC में एक्चुअली 22 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 22 मेंबर्स होते हैं हमारी ये लोक लेखा समिति एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी में, जिसमें लोकसभा से 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर्स होते हैं। पहले 15 मेंबर्स ही रखे जाते थे लोकसभा से, लेकिन बाद में इसको 7 मेंबर राज्यसभा से लेके टोटल 22 मेंबर्स कर दिए गए। 22 मेंबर्स होते हैं और ये सारे एक साल के लिए चुने जाते हैं। ये इन दोनों में से एक साल के लिए चुने जाते हैं। इनका जो टेन्योर होता है मेंबर्स का 1 साल, और हर साल इनका अलग अलग लोग चुने जाते हैं इसमें। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG आपने सुना होगा, आपने सब नाम से परिचित होगी, इसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जी हाँ, इनकी जो रिपोर्ट्स होती है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की, इनकी जो रिपोर्ट होती है उसका ऑडिट करने का काम PAC करता है। पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि अपोजिशन से होता है हमेशा। पहले स्टार्टिंग में जब हुआ था तो इसको जो रूलिंग पार्टी होती थी उसमें से चुना जाता था, बट बाद में इसको अपोजिशन की तरफ कर दिया है। अब रूलिंग पार्टी जो भी एक्सपेंडिचर और इनका जो रेवेन्यू होता है हमारा, उनकी जो रिपोर्ट देती है उसकी ऑडिट करना इसका काम होता है, इसलिए बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था बन जाती है, पावरफुल टीम बन जाती है पूरी हमारी। ठीक है, 2019 में जुलाई 2019 में अधीर रंजन जो है चुन लिए गए थे, अभी फिर से दोबारा री इलेक्टेड हुए हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है री अपॉइंटेड, तो ये आप जरूर नोट कीजिएगा, री अपॉइंटेड। नाम इनका अधीर रंजन चौधरी है। कौन करता है इनमें? स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला, ये इन्होंने इसको अपॉइंट किया है। ये अपॉइंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, और इनके जो मेंबर्स होते हैं वो चुने जाते हैं, यानी कि इलेक्टेड होते हैं। 22 मेंबर्स होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे हम मार्क भी कर दे रहे हैं इसमें इन्फॉर्मेशन में, नीचे देखिए लिखा हुआ है 22 मेंबर्स। इनको अगर बात करें तो 15 जो है कहाँ से होते हैं? लोकसभा से, और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7। यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, 7 फ्रॉम लोकसभा एंड 15 मेंबर्स फ्रॉम 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा से 7 मेंबर्स होते हैं और इलेक्टेड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, पहले इसके पहले अधीर रंजन चौधरी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे हुआ करते थे, वो भी कांग्रेस के थे, बट अभी 2019 से अधीर रंजन चौधरी को किया गया है। और
अभी उनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, री इलेक्ट कर दिया गया है, मतलब कि दोबारा उनको चुन लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं, जरा देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। जी बिल्कुल, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, हु इज नेशनल गुडविल एम्बेसडर फॉर UNEP। जी हाँ बिल्कुल, UNEP क्या है पहले ये जानेंगे, और नेशनल गुडविल एम्बेसडर कौन है ये भी जानेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कौन है यहाँ पे। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये रेगुलर सारे क्वेश्चंस में किया कीजिए आप, उसके बाद आप आगे का वीडियो देखेंगे तो डिटेलिंग समझ में आ जाएगी, और खुद से अगर आप ढूंढेंगे चीज़ों को तो आई होप कि ज़्यादा ईजिली माइंड में वो फिक्स होती हैं चीज़ें। तो हम आंसर आपको बता देते हैं कि दिया मिर्जा हैं नेशनल गुडविल एम्बेसडर फॉर UNEP, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो हमारा पर्यावरण के लिए यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, उसकी गुडविल एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, डिटेल में आपको बताते हैं ये क्या है टोटल उसके बारे में। तो द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एक्सटेंडेड environmentalist and actor producer Dia Mirza's term as its a national goodwill ambassador for another 2 years, यानी 2 साल के लिए इनका जो टेन्योर था वो बढ़ा दिया गया है। ये अभी 2 साल और UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी। द एक्ट्रेस इज ऑल्सो द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट। जो एक्टर है दिया मिर्जा वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एडवोकेट भी हैं। एज अ गुडविल एम्बेसडर मिर्जा विल कंटिन्यू वर्क विद द UN टू फर्दर spread the message on key areas including clean air, clean seas, wildlife protection and climate change। तो इन सब जो चीज़ें हैं जो हवा के शुद्धिकरण, सफाई के लिए, समुद्र की साफ सफाई के लिए, और जो वाइल्ड लाइफ हमारी उनकी प्रोटेक्शन के संरक्षण के लिए ये हमेशा काम करती रहेंगी। और इसके साथ साथ जो अपना वो काम करती हैं वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एडवोकेट है, वो भी काम जारी रखेंगे। पिछले दिनों दिया मिर्जा ने एज ए एम्बेसडर एक बीट प्लास्टिक पोल्यूशन नाम का एक कैंपेन शुरू किया था, वो भी बिग कैंपेन रहा, इस दौरान इनका बिग कैंपेन रहा। अब बात करते हैं UNEP, जो यूनाइटेड नेशन का ये प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका HO यानी कि हेड क्वार्टर नैरोबी में है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये आपका UNEP है, जो फॉर्मेशन हुई है इसकी 5 जून 1972, 5 जून 1972 1972 में इसको फॉर्म किया गया। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके हैं इंजर एंडरसन। ये इन्फॉर्मेशन आप नोट जरूर कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपकी माइंड में बनी रहे, और 100% क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ से देखने को किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन है, हु टुक चार्ज एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, किसने रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? किसने संभाला ये हमें देखना पड़ेगा। जो नाम है देखिए, एक बार नाम मैंने रिपीट करवाया है, कल भी मैं इन नामों के साथ आपके साथ था। अशोक माइकल पिंटो, तरुण बजाज, ये आपको नाम मैंने जानबूझकर रिपीट करवाए हैं इसलिए ताकि आपको दोबारा इन नामों से रूबरू हो जाए, माइंड में एक बार ये नाम चल जाए, और ये नाम किसके लिए बताए गए थे या ये किस पद पर है ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो एक बार रिकॉल जरूरी है। और अगर रिकॉल माइंड में नहीं होता है आपके तो एक बार फिर से जाके पिछले जो नोट किया था कल आपने उसमें जरूर देखिएगा कि ये नाम कहाँ से हैं, ताकि वो चीजें क्लियर हो जाएं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो पिछली चीजें हैं वो रिपीट होती रहें आपके बीच में किसी न किसी रूप में, नए क्वेश्चंस के रूप में भी अगर रिपीट करवा सकूं, ताकि आपको माइंड में फिक्स रहे, दोबारा रटने की जरूरत नहीं रहे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो DPS नेगी, श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में जो कार्यभार जिन्होंने संभाला है वो कौन है? DPS नेगी। ये आपका सही आंसर होगा, DPS नेगी। इनके बारे में जरा जान लेते हैं कि क्या है ये। तो DPS नेगी टेक्स चार्ज एज अ डायरेक्टर जनरल टू लेबर ब्यूरो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर DPS नेगी टुक चार्ज एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में महानिदेशक के पद पे जो है इन्होंने चार्ज लिया है। ये 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं और अभी पहले वर्क कर रहे थे, अब जो है इस समय इन्होंने क्या चार्ज लिया है? महानिदेशक के रूप में चार्ज लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। तो संतोष कुमार गंगवार, ये नोट कर लीजिएगा, संतोष कुमार गंगवार इस समय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी बरेली है। और जो क्वेश्चन का आंसर है DPS नेगी, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, DPS नेगी जो श्रम ब्यूरो महानिदेशक के रूप में चार्ज ले चुके हैं।
अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, हम जरा बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल scholarship.gov.in अंडर मुख्यमंत्री योगा योग योजना। जी हाँ, बिल्कुल, ये योजना है, किसने लॉन्च करी है इसके बारे में हम जानेंगे। ऑप्शन हमारे पास असम, त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, ये 4 ऑप्शन है। तो जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा, यानी इस योजना को लागू करने जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो है त्रिपुरा राज्य। जी हाँ, क्वेश्चन आपको फिर से एक बार देख लो। निम्नलिखित में से किस राज्यों ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना शुरू की। एक स्कॉलरशिप पोर्टल है जो राज्य त्रिपुरा ने स्टार्ट करी है। किस तरह का स्कॉलरशिप पोर्टल है जरा देखते हैं हम लोग। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि त्रिपुरा सीएम लॉन्च ऑनलाइन पोर्टल scholarship.gov.in। सीएम कौन है यहाँ पे? बिप्लव कुमार देव। बिल्कुल, आप नोट कर लीजिएगा इसको। त्रिपुरा के जो सीएम है इस समय वो हैं बिप्लव कुमार देव। उन्होंने क्या लॉन्च किया है? scholarship.gov.in। ये ऑनलाइन पोर्टल है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। ये भी जरूर इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा आप। मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत एक स्कॉलरशिप चलाई इन्होंने, scholarship.gov.in। किन्होंने? त्रिपुरा के जो सीएम है, कौन है? विप्लव कुमार देव। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे जो हमारे कॉलेज में हैं, जो स्कूल में हैं, उनको 5,000 से लेके 14,608 यानी कि 14,608 रुपए तक स्मार्टफोन के लिए दिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, स्टडी में आपसे जो रिलेटेड समय, जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो आई होप कि ये मोबाइल जो स्मार्टफोन हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे हैं हमारी स्टडी को कंटिन्यू रखने में। हम और आप भी शायद इसी डिवाइस से ही जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल, स्मार्टफोन के लिए इन्होंने एक स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। किसने शुरू करी है? बिप्लव कुमार देव ने, सीएम ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा के सीएम ने, जिसके अंतर्गत क्या है, एक योजना चलाई है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, जिसके अंतर्गत 5,000 से लेकर 14,608 रुपए तक उन बच्चों को दिया जाएगा जो कॉलेज और कहाँ पे हैं, स्कूल्स में। किसके लिए दिया जाएगा? स्मार्टफोन के लिए दिया जाएगा। अब बात करते हैं, अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा कहाँ है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। ये ध्यान मैप में अक्सर लेके आता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो छप जाए कि वो एक्चुअली भारत की मैप में या वर्ल्ड की मैप में उस प्लेस का लोकेशन कहाँ पे है। तो ये आपको दिख रहा होगा त्रिपुरा, यहाँ पे छोटा सा किनारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ये आसपास दिख रहा होगा। इसके आसपास का जो व्हाइट एरिया है वो बांग्लादेश है। क्वेश्चंस में आपको लगातार मिलेगा आगे भी कि बांग्लादेश क्या है, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट अभी हम बात करते हैं त्रिपुरा की। तो जो रेड एरिया मैंने किया है ये आपको दिख रहा होगा, ये रेड एरिया, और ये है हमारा त्रिपुरा जो 7 सिस्टर स्टेट्स में सबसे किनारे है, छोटा सा ये त्रिपुरा है। इसके बारे में आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि ये लोकेशन कहाँ पे है त्रिपुरा की। बात करें त्रिपुरा की कैपिटल की तो ये अगरतला इसकी कैपिटल होती है। गवर्नर इसके जो है वो रमेश बैस हैं, ध्यान रखिएगा, रमेश बैस इसके गवर्नर है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मैं बोल दिया है मैंने, लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूं मैं इस पे शायद। तो रमेश बैस जो हैं ये हैं गवर्नर यहाँ के। कैपिटल अगरतला है इसकी। सीएम विप्लव कुमार देव मैं बता चुका हूं पहले ही। अब बात करें, अगर दिख रहा है वो आपको, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करता हूं आपके लिए, आपको ये दिख रहा होगा 7 जो मैंने बताया था 7 सिस्टर स्टेट की। तो ये आसपास जो बॉर्डर इसके शेयर कर रहे हैं वो कौन कौन से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इनके बारे में भी अगर इन्फॉर्मेशन हमें मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको दिख रहा होगा आसपास का बॉर्डर, मैंने बताया जो व्हाइट एरिया है किनारे का, जो ये हिस्सा है हमारा, ये एक मिनट जरा मैं इसको डबल कर दूं जूम पे। तो ये जो हिस्सा है हमारा ये बांग्लादेश का हिस्सा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से भी मिलता है। और अगर अपने स्टेट इंडियन स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम और आसाम, ये 2 राज्य हैं जिनसे इनका बॉर्डर स्टेट मिलता है। यानी आप इसको नोट कर सकते हैं कि मिजोरम और आसाम जो इंडियन स्टेट्स हैं उससे त्रिपुरा का बॉर्डर मिलता है, और ये बाकी का हिस्सा जो है वो आपका बांग्लादेश का है, जिससे लगभग मैक्सिमम जो बॉर्डर है वो शेयर करता है हमारा त्रिपुरा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, देखते हैं जरा नेक्स्ट न्यूज हमारे यहाँ क्या है। तो कह रहा है कि हाउ मच एडिशनल लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू बांग्लादेश टू मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस ऑन द इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ। जी हाँ, बिल्कुल, आपको अच्छी तरह से पता है कि इस समय कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है पूरे विश्व को परेशान करके रखी है, उनके इकोनॉमिक कंडीशन को बिल्कुल तोड़ रही है। तो एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, यानी कि क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अभी कुछ लोन मंजूर किया है, ऋण मंजूर किया है। किसे मंजूर किया है? बांग्लादेश को। अभी भी मैंने बताया बांग्लादेश के बारे में, आपको लोकेशन लगभग कवर हो चुकी होगी, वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है,
मैं फिर से दिखा दूंगा। बट अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है कि बांग्लादेश को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन दिया था। इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि इसके पहले भी 100 मिलियन लोन बांग्लादेश को वो दे चुका है एडीबी। टोटल जो इनकी उन्होंने बोला था 20 बिलियन सहायता देने के लिए बोला था, इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था के लिए ये बैंक सहायता करता है। अब जरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अभी जो उन्होंने लोन सैंक्शन किया है वो है $500 मिलियन। जी हाँ, $500 मिलियन ये अभी दिया है इन्होंने। $100 मिलियन पहले भी इनको दे चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जरा डिटेलिंग इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन। तो बांग्लादेश गेट्स $500 मिलियन एडीबी लोन टू मैनेज कोविड-19 इम्पैक्ट। जी हाँ, द एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी अप्रूव्ड एन एडिशनल लोन। जी मैंने बताया आपको कि पहले भी 100 मिलियन इनको मिल चुके हैं डॉलर, तो इसलिए उसने लिखा कि एडिशनल लोन यानी फिर से दोबारा दिया गया $5 मिलियन बांग्लादेश को, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर सके। ठीक है, ये टोटल सारी चीजें हैं। बांग्लादेश के बारे में बात करें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, तो वो इसने जो टोटल 20 बिलियन यानी $20 बिलियन की बात करी थी इकोनॉमिकल हेल्प देने की अलग अलग देशों को। 20 बिलियन में अभी जो उसने दिया है वो किसको दिया है? बांग्लादेश को दिया है। कितना दिया है? $500 मिलियन। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके लिए है कि एडीबी के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। तो पहले तो बांग्लादेश के बारे में हम जानते हैं जरा। अभी अभी आपको मैंने दिखाया था, फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूं कि ये जो रेड एरिया है, देखो मैंने बताया था यहाँ पे कि इंडिया का जो 7 सिस्टर स्टेट है उसके सबसे नीचे मैंने अभी आपको दिखाया था त्रिपुरा, जो ये सबसे छोटा सा है, और उसके आस पास के बीच का जो ये हिस्सा है ये है हमारा बांग्लादेश। यहाँ पे स्थित है ये बांग्लादेश। ये रेड मैंने कर दिया था इसको ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, माइंड में फिक्स हो जाए। मैप अलग से मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको मैप की अलग से इन्फॉर्मेशन सारी लेनी हो तो वहां भी आप कर सकते हैं क्लासेस, बट यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है रेगुलर बेसिस पे। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, करेंसी है टका, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल है ढाका, हमारी करेंसी है बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट यहाँ पे अब्दुल हामिद है और पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, यानी प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पे? शेख हसीना, ये हमारी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब बात करें किसने बांग्लादेश को $5 मिलियन किसने दिए? तो एडीबी ने दिए। एडीबी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर थोड़ी सी हम देते हैं आपको, तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसने बांग्लादेश को 500 मिलियन लोन दिया था अभी अभी। हेडक्वार्टर की बात करें एचओ की, तो फिलीपींस में है इसका हेडक्वार्टर एडीबी का, फिलीपींस। इसमें टोटल जो कंट्रीज हैं वो हैं 68 कंट्रीज। 68 कंट्रीज इस समय एडीबी में हैं जिनको ये सदस्य हैं इनके। 1966 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से एक बार नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 68 कंट्रीज इस समय यहाँ पे हैं, इसके सदस्य हैं, और 1966 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ये हमेशा लोगों की हेल्प करता है, यानी कंट्रीज की हेल्प करता है। चेयरमैन जो है इसके वो है मात्सुगु असाकावा। कौन नाम इसका जरा थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर से आप एक बार क्लियर मैं कर दे रहा हूँ, मात्सुगु असाकावा। मात्सुगु असाकावा ये इसके हेड हैं, चेयरमैन है जो एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। जी हाँ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम चलते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि हु हैज बीन चूजन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। इराक के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा अल कदीमी। पूरा नाम इनका है मुस्तफा अल कदीमी। इनको नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। कहाँ के? इराक के। ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफा अल कादिमी, ये हमारे इराक के नए पीएम। डिटेलिंग की बात करें, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप जान लेते हैं जरा इसके बारे में। तो इराकी पार्लियामेंट चूजन मुस्तफा अल कादिमी एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, इराक पार्लियामेंट चूजन एन अमेरिकन बैक्ड फॉर्मर। अमेरिकन बैक्ड फॉर्मर कह रहा है, यानी कि कह रहा है कि अमेरिका समर्थित ये जो प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं ये अमेरिका समर्थित है, यानी कि ये जो है अमेरिका से समर्थन प्राप्त है इनको, अमेरिका के पसंद के हैं ये। फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ, ये पुराने जो पहले जो इन्होंने जहां वर्क कर रहे थे ये अभी क्या थे? ये पहले ऑलरेडी फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ के पद पर वर्क कर रहे थे, अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मिस्टर कादमी इज इराक फर्स्ट रियल प्राइम मिनिस्टर सिंस द लास्ट वन रिजाइन इन नवंबर। जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे पुराने, वो नवंबर में रिजाइन कर दिया था, उसके बाद ये बने हैं। मोहम्मद तौफीक, देखो यहाँ पे लिखा है मोहम्मद तौफीक अलवी एंड अदनान अल जुर्फी। ये दो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो नाम भी इनके रनर अप थे, यानी कि ये दो नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार थे, लेकिन दोनों फेल हो गए। और कौन बन गया इस समय? मुस्तफा अल कादमी जो है ये इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए।
बात करें इराक की, तो इराक की कैपिटल जो है वो है बगदाद, आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो हैं बरहम सलीह, उनका नाम है बरहम सलीह, और करेंसी है इराक की इराकी दिनार। जी हाँ, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आया था ढूंढ के, और आगे फिर से नई नई चीज़ें मैं लेके आता रहूँगा, नए सेशंस लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, आपने इतना टाइम दिया। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगले जितने भी सेशन में आप जरूर हमारे साथ जो जुड़िए, तो पेन और पेपर जरूर लेके बैठिएगा। गारंटीड है आपको कि आपका जो जीएस का पोर्शन है करंट के साथ जोड़कर मैं रेगुलर बेसिस बताता रहूंगा, ताकि आपका स्टैटिक जीए का पोर्शन वो कंप्लीट होता जाए 100%। और सेशन को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये रिक्वेस्ट है, ये आप भी कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन की जानकारी हो जाए, ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए, ताकि आने वाले एग्जाम्स में ये सारी इंफॉर्मेशन उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए। और इस बात की गारंटी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देता हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस तरह का सेशन इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।